students, today in this video we will study about the topic named as the capacitance and its two phenomena when capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab and second one is with a dielectric slab. अब से पहले जो हमने वीडियो की थी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड, उनमें हमने लास्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और जो हमारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ा था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था. ये टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं इससे पीछे वाले वीडियो तक. इस यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिट चल रही है इसकी 10वीं वीडियो आपके सामने है अब ये, और इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है. लेकिन एक कंडीशन वो है जब आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसमें एक कंडक्टिंग स्लैब को डाला जाए और दूसरा केस जो बनता है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज दैट वी हैव ए कैपेसिटर which have two plates, both the plates are parallel. Plate A is positively charged and plate B is negatively charged, and the distance between two plates is written as D. अब से पहले जो हमने पढ़ा था उसमें बीच का जो ये स्पेस था इसको फ्री स्पेस माना था, वैक्यूम माना था. अब इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब जिस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी टी होगी. ठीक है, थोड़ा सा कैपिटल लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आए, टी. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डायग्राम के हिसाब से आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन है वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब वो इस हिसाब से होगी जो डायरेक्शन यहाँ पर लगा रखी है. एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज इज जीरो. मतलब जो भी आपका कंडक्टर है उसके इनसाइड की अगर बात करें, इस वाली जगह की अगर बात करें, तो इसमें हमारे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जीरो होता है. याद रखें कि जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर माना जाएगा, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं माना जाएगा. तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि आपकी जो कंडक्टिंग स्लैब है इसके इनसाइड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो वैल्यू है वो जीरो रहेगी. क्लियर? बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखनी है और आप ये मान के चलें कि आपका 30 to 40% जो आपका टॉपिक है वो यहां से कवर हो जाता है. चलिए इसमें आगे करते हैं. जैसे हमने कैपेसिटेंस के लिए वैल्यू निकाले जो फ्री स्पेस के लिए थी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी. इस चीज को हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि ये वैल्यू हमारी कहां से आई थी, इसको प्रूव कर चुके हैं. आगे हम चलते हैं. जो यहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल होगा, देखिए पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू ई इंटू डी लिखते हैं. लेकिन एक बात देखिए, जब आपके कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड में जब कोई चार्ज ही नहीं है तो यह क्या यहाँ पर पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो तो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो जीरो होनी ही होनी है. तो अफेक्टिव जो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल बच जाता है वो क्या होता है, E इंटू डी माइनस टी. जो आपकी अफेक्टिव डिस्टेंस जो बची हुई है, कौन सी अफेक्टिव, जो आपकी जो ग्लास की स्लैब है इसको काट दें. देखिए आपकी कंप्लीट ये डी है और ये आपकी टी है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी रह जाएगी, ये आपकी बचेगी डी माइनस टी. ओके. और जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उसको ई नोट के नाम से लिख लें, क्योंकि इंटरनली जो हमने वो ई आई के नाम से लिखी हुई है. ओके. V इज इक्वल टू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी. ओके. एंड V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नोट जो यहां पर था मल्टीप्लाइड बाई D माइनस टी.
ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। चलिए चार्ज जो है हमारा उसको लिख दिया, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया है Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। यहां से आपका Q से Q कैंसिल हो जाता है, आपकी वैल्यू क्या बचती है? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। मतलब ये आपकी कैपेसिटेंस के लिए वैल्यू आ जाती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है अगर उसके अंदर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब इनहेल कर दें। अब देखिए इस टॉपिक से हमें क्या देखने को मिला, क्या समझने को मिला। हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का वो होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, जो मैंने इसके साइड में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और आपकी अभी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। देखिए दोनों का नोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखा कि यहां पर तो D है और यहां पर D के अंदर से एक वैल्यू कम हो रखी है, मतलब जो T वैल्यू है वो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर रखी है। अगर आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो इस C के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो C है वो बढ़ेगा। जो चीज हमें यहां से समझने को मिली वो क्या हुई कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है अगर उसमें कोई कंडक्टिंग स्लैब इनहेल कर देते हैं तो ऐसा करने से हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। आप ये बात याद रखेंगे। जनरल इक्वेशन और आपका जो फाइनल आंसर आता है दोनों का कंपैरिजन करें। ऊपर वाले जो टर्म है वो बिल्कुल दोनों में सेम है, नीचे वाले टर्म दोनों में अलग अलग है। जो अभी कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है उसके अंदर से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रखा है। जो आपकी जो कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस यहाँ पर कम हो रखी है। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज कम होती है तो सीधी सी बात है यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही हमें इस टॉपिक से देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का सेकंड पार्ट है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक बार फिर से हमारे पास इस पेज पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज आप डिनोट कर सकते हैं, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में अभी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इनहेल कर रखी है जिसकी थिकनेस आप एक बार फिर से T मान सकते हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी D होगी, और E नॉट आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते थे? जिनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उनके बारे में मैंने बताया। तो इनमें क्या था कि इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करता है। लेकिन अगर इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को, जो नॉन पोलर होते हैं, अगर इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? इनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये सेपरेटेड हो जाता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाती है, और जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हुआ करते थे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बदल जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइड में तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की ओर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और अंदर की साइड में हम देखेंगे कि दोनों की जगह चार्ज है, दोनों मतलब प्लेट्स के पास में चार्ज है, दोनों एंड पॉइंट्स के पास चार्ज है, तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो यहां पर इंड्यूस्ड हुई है, इसलिए मैंने इसका नाम EI के नाम से लिखा हुआ है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में है। तो हमारी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? E नॉट माइनस EI, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात के बारे में ध्यान रखेंगे, जरूरी है ये। क्लियर? जो यहां पर पोटेंशियल आपका होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से, वो क्या क्या होगा? V इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से देखें क्या होगा? E नॉट D माइनस T। जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल होगा E नॉट D माइनस T, और जो आपकी इंटरनल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने EI के नाम से लिखा हुआ है, और डिस्टेंस कितनी है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में? T। तो ये होगा आपका अफेक्टिव पोटेंशियल इस पूरे केस के अंदर।
क्लियर। आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर। जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात की थी, तो उसी मैनर के अंदर अगर हम उसमें तो हमने फोर्स के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला लिया था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को लेके चलें तो हमारे पास वैल्यू आती है ई नॉट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाती है वो देखिए ध्यान से, ऊपर कर लेते हैं, यहां पे इस टर्म को यहां लेके आए, ई नॉट डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी, ई आई लिखें यहां पे, आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है ई नॉट डिवाइड बाई के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई आई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं हम, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट डिवाइड बाई के इंटू टी। दोनों इक्वेशंस के अंदर से, दोनों ये जो लिखी हुई है इनके अंदर से आपकी ई नॉट कॉमन आ जाती है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वैल्यू लिखेंगे तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। अब जो सिग्मा है इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। मतलब ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। अगर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, Q डिवाइड बाई V। Q के लिए उसका जो मैग्नीट्यूड हमने जो चार्ज दिया है कैपेसिटर को वो लिखेंगे, और V की जगह पे Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। आपका Q से Q कैंसिल हो जाता है, आपकी वैल्यू बचती है आपकी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है। एक बार फिर से आपके लिए जनरल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। और अभी जो आपकी वैल्यू आई है कैपेसिटेंस के लिए वो क्या आई है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिला है, एक बार फिर से हमारे पास वैल्यू आती है, अगर इन दोनों कंपैरिजन करें तो, कि भाई जो ये वाली वैल्यू है d माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के, ये वैल्यू तो d से काफी कम है। और अगर ये वाली वैल्यू कम है तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो आप इस केस में भी कह सकते हैं कि जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हेल्ड कर देते हैं तो वहां से भी हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करने के बाद हम ये बात आसानी से कह सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपके यही 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं, कोई डाउट रह जाता है तो आप असाइनमेंट वर्क में उसको भेज सकते हैं। थैंक यू।